बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। मेरे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज साहिबा, कमर मेकन साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेस एसोसिएशन रूम में हम बैठे हैं। आज की क्या खबरें ये आपको बताएंगे, तज्जिया भी देंगे। आज के दिन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो इमरान खान साहब ने जो वकला को हिदायत की थी कि वकला निकलें, आज से वकला तहरीक का आगाज़ होगा, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे, एक नून लीग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आया है और इन दो जजेस की जानिब से आया जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के क्लोज कंसिडर होते हैं। NA-97 का ये केस था। एक नून लीग की विकेट जो हम ये समझ रहे थे कि पॉसिबल है कि दोबारा से इनको कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन वो रिलीफ नहीं मिला। उसकी क्या डिटेल्स हैं और साथ एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी शामिल करेंगे। इस टाइम पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल के जो नुमाइंदगान हैं वो प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से खसूसी मुलाकात है जरदारी साहब से। ये क्या गेम चल रही है वकला के हवाले से, जो कि बड़ी अहमियत के हामिल है, इसके हवाले से भी आपको इंसाइट देंगे। सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा की जानिब चलते हैं। मरियम नवाज, हम पहले NA-97 डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। NA-97 केस, 2,341 वोटों का डिफरेंस, 9,000 वोट जो हैं इस पूरे मुकदमे में बोगस। इस मुकदमे की जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अली गौहर बलोच साहब ने रिजल्ट कंसोलिडेशन होने के बाद जो है रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दी थी। उससे पहले एप्लीकेशन चूंकि नहीं दी गई थी तो लिहाजा उनके हक में फैसला नहीं हुआ और उन्हें कहा गया कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अगर आप समझते हैं केस लड़ें, यहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। और NA-97 फैसलाबाद की बड़ी इंपॉर्टेंट नशस्त है जो कि कंसिडर की जा रही थी। हो सकता है 60 ये जो आईनी तरमीम आ रही है इसके तनाजुर में देख के कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम जो अख्तर है उन्होंने ये केस सुना है। तो किस तरह से देख रही हैं कि पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुस्तरद हुई, लेकिन फिर एक महीने के अंदर दोबारा भी लग गई, जबकि बहुत सारे ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है जो कि इतनी जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते हैं। देखिए, तासुर ये बन गया था इस मुकदमे को लेकर के अगर दे ही दिए सुप्रीम कोर्ट ने गलती से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक नशिस्त, तो वो वापस ली जाएगी और उसी के लिए नज़रसानी दरख्वास्त मुकर्रर की गई है। खैर, आज भी जब समाअत का आगाज़ हुआ तो एक जो जजेस के लिए भी हैरानकुन चीज़ थी वो ये थी कि जब 21 अगस्त को समाअत होती है तो आपके पास जो कंसोलिडेशन से पहले वोट काउंटिंग की दरख्वास्त है उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं होती। इनफैक्ट आप कॉपी ही नहीं दे पाते जब तक मांगी जाती है। और फिर इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि भाई रिटर्निंग अफसर का यही कहना है कि इन्होंने नहीं दी थी रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन कंसोलिडेशन से पहले। लेकिन आज आप एक बाकायदा जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लेकर आ जाते हैं और उस सर्टिफाइड कॉपी में आप कहते हैं कि ये देखिए हमने आरओ से ले ली। और कब ली? 21 अगस्त के बाद, यानी इंतखाबात को 7 महीने पूरे हो गए और उन 7 महीनों के बाद आपने आज वो जो है वो जो सर्टिफाइड कॉपी है वो आरओ से ला कर दे दी। तो जैसे नईम अख्तर अफगान ने ये तमाम तर फैक्ट्स जो आपने अभी बताए वो साथ में बोले और साथ ये रिमार्क्स दिए कि अब जब आप लेकर आ रहे हैं एक सर्टिफाइड कॉपी तो उससे ये तासुर जाता है जैसे आरओ को या तो कोई दे दिला के या फिर डरा धमका के ये कॉपी बनवाई गई। तो ये उसको जो इन्फ्लुएंस करने का एक जो तासुर मिल रहा है ये दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक मरतबा जब आप मरकजी केस के अंदर दस्तावेजात नहीं दे सके तो आप नजरसानी में नई दस्तावेज नहीं दे सकते, क्योंकि नजरसानी का जो दायरा इख्तियार होता है वो बड़ा महदूद होता है और उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि जो ओरिजिनल केस है उसके अंदर कोई जजेस से फैक्चुअल मिस्टेक तो नहीं होगी, तो उस फैक्चुअल मिस्टेक की करेक्शन के लिए नजरसानी मुकर्रर की जाती है। तो इस तरह से आज का ये मुकदमा बिल्कुल मेरिट्स के ऊपर इसका फैसला हुआ और तय पा गया। अब ट्रिब्यूनल्स में भी ये मामला जाएगा तो ज़ाहिर है ट्रिब्यूनल देखेगा पोस्ट इलेक्शन अच्छा, तनाज़ात। वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा इज नॉट द पार्ट ऑफ द बेंच। हाँ, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अगर चीफ जस्टिस काजी फरीसा इस बेंच का हिस्सा होते तो मुमकिन था कि उसका यही नतीजा होता, या फिर मुमकिन था कि वो फैक्ट्स को देखने की जहमत ही नहीं करते। अभी तक हुआ है बहुत सारे मुकदमात में जो कंसोलिडेशन से मुतालिक उनका 3 हलकों से मुतालिक भी फैसला आया था, वो भी फैसला बड़ा सेल्फ कंट्रोडिक्टरी और अजीबो गरीब था कि आप इलेक्शन कमीशन को राइट दे रहे हैं कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स एक तरफ नहीं है फ़ाल और आप उनकी गैर फ़ाली के टाइम में इस तरह से इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे के रिकाउंटिंग को अलाउ कर रहे हैं और और हाई कंसोलिडेशन कोर्ट को के फैसले को कलअदम करार दिया है। सेटिसाइड करार दे रहे हैं। और साथ ही जो आप वजूहात बना रहे हैं उसमें जो आप
वो टाइम लिमिट है कंसोलिडेशन के लिए, जो पूरा प्रोसीजर है उस पर अपना जहन जो है वो जाहिर करें। फिर अभी हाल ही में उन्होंने फॉर्म 45-47 से मुतालिक एक अहम फैसला दिया, उसके अंदर भी उन्होंने बताया कि भाई फॉर्म 45-47 कुछ नहीं होते बल्कि वोट्स होते, तो वोट्स के जरिए वो बनते हैं। तो खैर ये अच्छा, ये यहाँ पे नाजरीन को बता दें, इससे कबल जैसे ये अली गौहर बलोच साहब की दरख्वास्त आई है, इससे कबल दो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने इनिशली मुस्लिम लीग नून के लोगों को जो है वो रीकाउंटिंग में जिता दिया, फिर वो लाहौर हाई कोर्ट से या फिर दीगर हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड हुआ, और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोबारा से इलेक्शन कमीशन वाला फैसला कर दिया। तो दैट्स वाई ये कॉन्टेक्स्ट था जिसमें ये मरियम नवाज बात कर रही हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर इस मुकदमे में होते तो माइट भी पॉसिबल के रिजल्ट्स मुख्तलिफ होते। अच्छा, मैं कमर मेकन की जानिब जाऊंगा। कमर मेकन साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। आज एक वकला का एहतजाज भी हमने बाहर देखा। हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि वो ILF के वकला थे और इतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं थे। इमरान खान साहब ने कल कॉल दी थी कि वकला निकलें, तो वकला की तहरीक का आगाज़ हो रहा है, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुख्तस किया गया था। गो काजी गो के नारे जो हैं वो इसी अदालत में आने वाले वकला ने इसी अदालत के बाहर खड़े होकर लगाए। लेकिन बात यह है कि वकला कम थे, मीडिया नुमाइंदगान ज़्यादा थे। तो क्या खबर है आपके पास? देखिए कमर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि वकला ये जो बाहर आए हुए थे ना आज, ये वाकई में तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक ज़्यादा था। ये वो वकला तहरीक जैसे कहते हैं ना कि पूरे मुल्क से कोई वकला आ गए थे, वो नहीं थे। लेकिन तादाद के हिसाब से अगर बात करें तो एक अच्छी खासी तादाद थी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कह रहे कि 15-20 लोग थे, वो कोई एक साइड की फुटेज अगर चला दे तो और कहे कि 15-20 थे, तो ऐसा नहीं है। वकला ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया, फिर पार्लियामेंट गए, फिर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के सामने गए, वहाँ पर एहतजाज किया। देखिए उनका कम थे या ज़्यादा, क्या उनका मुतालबा दुरुस्त था, या उनका जो एक नैरेटिव है या जो मांगने आए थे या जो चीज़ वो हाईलाइट कर रहे थे, क्या वो चीज़ें दुरुस्त हैं या नहीं, ये हमें देखना होगा। हमेशा जब भी बड़ी तहरीकों का आगाज़ होता है तो वो बहुत छोटे से ही होता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ वैसे भी काफ़ी दबाव का शिकार है, उसके ऊपर सख्तियाँ भी हैं, पाबंदियाँ भी हैं, बहुत सारी मुश्किलात भी हैं। उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में शारा दस्तूर के ऊपर एहतजाज करना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट में तकरीबन 1 महीना रहता है तो ये एहतजाज हो रहा है और गो काजी को के नारे लगे हैं। इसी तरह से पहले बंदयाल साहब रिटायर होने वाले थे, तो आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस का नाम लेकर बहुत नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो ये हर चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले इस तरह के जो मामलात हो रहे थे, उनके पीछे कुछ ना कुछ सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत सारे हालात में तब्दीलियां नज़र आ रही होती हैं। तहरीक इंसाफ के ऊपर गो कि अभी भी सख्तियां हैं, लेकिन उतनी सख्तियां नहीं हैं जो 9 मई के बाद शुरू हो गई थी, उनमें कमी वाक़या हो रही है। इमरान खान साहब के केसेस जो हैं उनमें फ़ैसले रुक चुके हैं, नए फ़ैसले, नए केसेस के ट्रायल जो हैं वो स्लो हो चुके हैं, उनमें काफ़ी सुस्त रवि जो है वो अब आ चुकी है। आने वाले दिनों में आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन अभी तक आपने देखा है कि इलेक्शन से पहले 5 तो आप दिनों ये में कह रहे हैं कि वो पिक्चर को हम देखें तो हालात तब्दील होते नजर देखिए काजी साहब के जाने के दिन जितने करीब आते जा रहे हैं, मजीद हालात जो हैं वो तब्दील होते हुए नज़र आएंगे। और जो तब्दीलियां ओहदों पर हुई हैं रिसेंटली, पिछले हफ्ते के अंदर भी कुछ तब्दीलियां हुई हैं, तो उनके असरात भी इसमें ज़रूर शामिल होंगे। देखिए एक चीज़ को किसी हद तक दबा के रखा जा सकता है, और जैसे एक स्प्रिंग होता है, उसको अगर आप दबा कर रखेंगे तो एक वक्त तक आप दबा कर रखेंगे, लेकिन जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो बहुत बाउंस बैक जो है वो करता है ज्यादा कुव्वत के साथ ज़्यादा करके कुव्वत के साथ उसका रिएक्शन ज्यादा होगा। अच्छा, मरियम नवाज साहबा, एक और खबर जो हम अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करें वो ये है कि राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के शहजाद मलिक साहब और दीगर क़यादत, पाकिस्तान बार कौंसिल के भी जिसमें लोग शामिल हैं, फ़ारूक एच नाइक साहब, वो इस टाइम जरदारी हाउस बैठे हुए हैं। और आपको पता है कि एक कन्वेंशन बुलाया गया था जिसमें आज़म नज़ीर तार साहब ने कहा था कि आप हमें ड्राफ्ट दें जो आपने आईनी तरमीम करानी है उसके हवाले से, तो उसमें आपकी जो सजेशंस होंगी हम कोशिश करेंगे उनको इनकॉर्पोरेट करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच देखें तो वो कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स लाजमी बनाएंगे, जो मर्जी हो जाए हमारा ये एजेंडा है और हम बनाएंगे। काजी फाइजी साहब पे वो भी नहीं आते इतनी, वो कहते हैं कि जो भी चीफ जस्टिस हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। इस तमाम तनाजुर में इमरान खान साहब जो है वो एक लॉयर मूवमेंट का
आगाज़ करते हैं और वो जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, तो वकला को जो मैनेज करने की कोशिशें, इससे कबल हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब भी बुलाते रहे हैं, इसी वजह से बार्स और पाकिस्तान बार कौंसिल खसूसन वो हुकूमती बी टीम समझी जा रही है। तो अभी भी ये मीटिंग हो रही है, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं? देखिए अभी इस वक्त जो पाकिस्तान बार है या सुप्रीम कोर्ट बार है, उनके जो आला अहदेदारान हैं, ख़ास तौर पर फ़ारूक एच नाइक सरबराही कर रहे हैं। तो ऐसे में आसिफ अली जरदारी से मिलना या बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलना कोई बहुत बड़ी ख़बर मेरे नज़दीक नहीं है। हाँ, वकला ने 2 दिन बैठ कर मुसव्वदे के ऊपर गुफ्तो शुनीद की, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये है कि मुसव्वदा कौन सा है। मुसव्वदे को तो हुकूमत ओन नहीं करी जो लीक हुआ। जो मुसव्वदा हुकूमत कहती है कि उनके पास नहीं था, उन्हें मालूम नहीं है, वो एक अलग बात है। उसके अलावा जो मुसव्वदे के हवाले से पीपल्स पार्टी कहती है हम अपना लाएंगे, जो मौलाना है वो कहते हैं हम अपना लाएंगे, पीटीआई कहती है हम अच्छा, इसमें अपना छोटी सी लाएंगे। खबर मैं दे दूं फिर आप कंप्लीट करिएगा। कल मौलाना साहब ने और पीटीआई ने, चूंकि वहाँ पे मैं मौजूद था, सलमान अकरम राजा गए थे और हामिद साहब थे, साहबजादा हामिद रज़ा, इनकी मुलाकात हुई है मौलाना से और ये दोनों ने इस बात पे म्यूचुअली एग्री किया कि हम मुसव्वदे में तरमीम सजेस्ट करेंगे और वो हुकूमत को कहेंगे कि वो अपनाए। तो इमरान खान साहब भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तक राजी हैं, लेकिन 26 अक्टूबर के बाद। देखिए यही मौलाना का भी पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है और अभी रिसेंट ख़बर ये भी है कि जो मुसव्वदे पर गुज़िश्ता रोज़ ये कहा जा रहा था ना कि पीटीआई और मौलाना मिलकर, जेयूआई मिलकर मुसव्वदा बनाएंगे, उसकी नफ़ी कर रहे हैं अब जेयूआई के कुछ लोग, ख़ास तौर पर सेंटर कामरान मुर्तज़ा, और वो ये कह रहे हैं कि हम कोई मुश्तरका मुसव्वदा नहीं बना रहे, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम का अपना मौक़िफ़ है, पीटीआई का अपना मौक़िफ़ है। सलमान अकरम राजा ये कह चुके हैं आज सुबह ही कि ये काली अदालत के क़याम की कोशिश की जा रही है और इस वक़्त मुल्क में एक और अदालत के क़याम की ज़रूरत नहीं है। तो पीटीआई का एक टोटली, जिसे आप कह सकते हैं, हार्ड स्टैंस है। मौलाना का स्टैंस कहीं इन बिटवीन है और बिलावल भुट्टो का स्टैंस जो है वो पीटीआई के टोटली ऑपोजिट सख्त स्टैंस है। इस सब में हुकूमत क्या कर रही है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हुकूमत सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही है। पहले भी जब तरमीम आई तो मुसव्वदे के हवाले से उन्हें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ये खबर भी गलत है, ये तासुर भी गलत है कि हुकूमत को कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि यही हुकूमत अप्रैल से ये दावा करी थी कि हम जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, जुडिशल इस्लाहात हम करने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी ऑन बोर्ड थे, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी ऑन बोर्ड थे, और मोर और लेस उनकी पूरी की पूरी एक इनपुट शामिल है इस पूरे मुसव्वदे के अंदर। एक वकील के बगैर ये नहीं हो सकता। तो खैर इस वक्त लाना तो चाह रहे हैं ये सब, लेकिन अब देखना यही है, टाइमिंग्स के हवाले से सब में इत्तफाक नहीं हो पा रहा, और मौलाना पहले दिन से कह चुके 26 अक्टूबर के बाद। लेकिन यहाँ जो बहुत बड़ा सवाल है कमर, वो ये है कि 26 अक्टूबर के बाद आप आईनी अदालत का क़याम करते हैं, जिसमें आप एक शिक लिख देते हैं कि रिटायर्ड जजेस भी उसके सरबराह हो सकते हैं, या वज़ीर आज़म या सदर की मंजूरी से आईनी अदालत का सरबराह लगना है, तो फिर तो जस्टिस कादी फरीसा विल बी बेस्ट नॉमिनी। इस पूरे निज़ाम के गारंटर वो इसे चला वो रहे हैं। तो इसका अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पूरा रिफ्ट क्रिएट हो गया है, जिस किस्म की बातें हैं, जिस किस्म की जो खतूत है या लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि अगर रिटायर्ड जजेस का भी लिख दिया जाता है कि वो भी होंगे, लेकिन इसी पे बहस हो रही है कि जस्टिस काजी फैज़ी इधर से रिटायर हो तो वहां पे आपको अकोमोडेट ना कर दें, तो एज लिमिट को वो जो है ना वो कर रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस आईनी अदालत के नए चीफ जस्टिस के लिए अभी तक 1947 से लेकर अभी तक जितने भी रिटायर्ड जजेस जिंदा हैं, उनमें से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन इस हुकूमत के लिए नहीं हो सकता, और सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। यही वजह कि 65 से 68 की जो एज है उस पर बातचीत हो रही है। अच्छा, वेरी क्विकली एक छोटी सी खबर है, वो हम डिस्कस करके इस मामले को क्लोज करेंगे। वो ये है कि 30 सितंबर 11:30 पे 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज़ ईसा कर रहे होंगे, जो जजेस की 2 रुकनी कमेटी ने, 3 रुकनी नहीं 2 रुकनी कमेटी, जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। एक्सपेक्टेड फैसला क्या है ये कोर्ट रिपोर्टर्स हमें बताएंगे। हर किसी से उसका तज्जिया लेंगे, उसकी राय लेंगे और उसके बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। जी मरियम, क्या एक्सपेक्टेड है? मंडे को समात होगी, मुझे इस पे डाउट है। और सेकेंडली ये क्या जस्टिस मुनीब रिक्यूज कर देंगे? जस्टिस मुनीब रिक्यूजल की बात नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच में क्यों बैठेंगे जिस बेंच की कमेटी की साख्त को वो तस्लीम नहीं कर रहे? व्हाट वुड बी द वे आउट? के मतलब क्या होगा?
आपका क्या ख्याल है? सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स कहते हैं जब एक हाजिर सर्विस जज है और उसने फैसला लिखा है, वो ऑथर जज है, तो आप उसके बगैर रिव्यू की समाअत तो कर नहीं सकते। फिर अगर वो जज मौजूद नहीं है, बेंच उस दिन अवेलेबल नहीं होता, तो बाकी 4 जजेस बैठ के कुछ नहीं कर सकते। तो इस पूरी सूरत हाल में मुझे तो पहले ये समाअत होती ही नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इन एनी वे अगर समाअत होती है तो उसके अंदर भी अगर जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर हम एक टोटली पैरेलल व्यू ले लें कि चलो सपोजिटली वो आके बैठ जाते हैं और वो नहीं देखते इस कमेटी की साख्त या जो कुछ भी, तो वो एक बहुत टफ टाइम भी देंगे। लेकिन अभी से हमें वाजे है कि 4-1 है ये बेंच बनने से भी पहले हमें पता था कि एक ऐसा ही बेंच तश्कील होगा जिसमें 63 एक हो। वो काजी साहब ने कहा था ना कि बादशाहत ख़त्म करना चाहता हूँ, तो साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पहले हम इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं, फिर उन्होंने साफ़ियों से पूछा, आप भी मौजूद थे कमर साहब, कि क्या आप जब बेंच बनता है तो आपको पता चलता है कि फ़ैसला क्या होगा? तो बशारत राजा साहब ने कहा था कि जी, अब हमें पता चल जाता है। लेकिन एक चीज़ इससे भी इम्पोर्टेंट वो ये है कि बेंच बने या ना बने, अब तो दरख्वास्तें दायर होते साथ पता चल जाता है कि फ़ैसला क्या होगा। बेंच तो बनना बाद की बात है, समाअत होना अब 63A लगा है, बिल्कुल आपको ठीक नहीं कह पता रहे कि हैं। इसके पीछे इंटेंशंस क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, इससे क्या क्या कमर, हासिल क्या करने की आप कोशिश की क्या जाएगी। समझते हैं मंडे वाले दिन क्या होगा? देखिए मरियम बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि जस्टिस मुनीब की बहुत अहमियत है इस बेंच में, और हो सकता है कि जस्टिस मुनीब इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन आगे कर आगे, दें, लिंगर और फिर काजी साहब के पीछे दिन कम है, लेकिन इसमें देखना होगा कि फिर ऑप्शन काजी फाइज ईसा साहब के पास क्या है, क्योंकि एक चीज़ ये ऑर्डिनेंस का मकसद काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले कुछ ना कुछ करना ज़रूर है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मुनीब तो दोबारा वापस कमेटी में मुस्तकिल रुकन के तौर पर शामिल होंगे। सिंपल सी बात है कंबर, सिंपल सी बात है। चीफ जस्टिस कादी फजीसा को होमवर्क करने का कहा गया, भाई रुकना है तो हमें काम करके दें। तो अब अगर वो होमवर्क मुकम्मल करके नहीं देते तो फिर उनको नहीं मिल सकता कुछ भी। तो सिंपल सी बात है, वो उनका होमवर्क मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अच्छा, अब इस आने से पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बाकायदा कंसल्टेशन, मर्जी और रजामंदी से ये आया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जो आईनी तरमीम का मुसवदा आया था वो यही कहीं तैयार हुआ था। तो बहुत सारी बातें, जाहिर है इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई नाज़रीन, दे रहा है। मरियम ये कह रही हैं कि मंडे वाले दिन समाअत नहीं होगी। जस्टिस मुनीब जो कि ऑथर जज हैं 63A के, जो इंटरप्रिटेशन का मामला था, सदारती रेफरेंस आया था, अब उसकी नज़रसानी का मामला, अगर जस्टिस मुनीब नहीं बैठते और वो इनकार कर देते हैं इस बेंच में बैठने से, तो फॉर द टाइम बीइंग हम तो ये देखेंगे कि वो केस जो है या फिर ऐसे वो वक्त में इनकार करते हैं जब फिर काजी साहब के पास भी कोई ऑप्शन था। जी, तो वो केस जो है वो मुलतवी हो जाएगा, उस दिन के लिए नहीं लगेगा। लेकिन जो इस टाइम मामलात चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, एक कमेटी से इनकार किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, फिर भी 2 रुकनी कमेटी बैठी और उन्होंने केस फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हालात इस तरफ जा रहे हैं। इवन जस्टिस मुनीब भी इनकार कर देते हैं तो मामला आगे चलेगा, किसी और जज को साथ लाया जाएगा और मामले की समाअत की जाएगी। और वही एक्सपेक्टेड है फैसला, कि अगर अभी 4-1 से आ रहा है तो हो सकता है फिर 5-0 से आ जाए, या फिर इन्हीं की बेंच का यानी दूसरी साइड का जस्टिस मंसूर की साइड का कोई बंदा शामिल होता है, फिर भी 4-1 रहेगी इसके, जो ओवरऑल हमें नज़र आ रहा है अपेरेंटली कि फ़ैसला क्या आएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह ने के बाद।